आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक ज़रूरी बात, देखिए ये हमारे GCC NIS क्लासेस का 3 यूट्यूब चैनल है। एक वो यूट्यूब चैनल है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिस पे अपडेट्स, नोटिफिकेशन और कैसे क्या टिप्स होते हैं, गाइडेंस होते हैं या और भी साइंस से रिलेटेड वीडियोज आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। हमने क्लास 12th वालों के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया जहाँ केवल और केवल स्टडीज से रिलेटेड ही कंटेंट आपको मिलता है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नहीं पहुँचे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ जाएं, वहाँ जाने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो भी स्टडी का कंटेंट आएगा उसका लाभ आप ले सकते हैं। और ये क्लास 10th वालों का स्पेशल है। सेक्शन बी है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 29 से, जो कि 43 तक जाएगा। हमने खुद इसको हैंड रिटेन यहाँ पर आंसर लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट में कैसे आंसर लिखना चाहिए, मैं केवल बोल दूंगा तो बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा है। मेहनत लगता है, टाइम लगता है, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा चला जाएगा, इसलिए हमने पहले से यहाँ पर लिख दिया है। देखिए सवाल यहाँ पर 29 क्या कहता है, कहता है एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर इन ए फ्लूइड इंक्रीजेज विद डेप्थ, यूज अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब समझाइए कि द्रव में गहराई के साथ दबाव क्यों बढ़ता है। अपने उत्तर के समर्थन में एक चित्र का उपयोग कीजिए। सबसे पहले हम आपको चित्र समझा देते हैं, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये हमारा देखिए एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने एक कंटेनर, वेसल, कुछ भी आप कैसा भी दिखा सकते हैं, हमने एक इस तरह से दिखाया है। ये एक बर्तन है, इसके अंदर फ्लूइड है, मतलब हमने लिक्विड के रूप में दिखाया कि फ्लूइड है यहाँ पे। अब देखिए जब फ्लूइड है यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एक पार्टिकुलर ग्राउंड से लेकर यहाँ तक का हाइट h हो गया यहाँ पे। ये ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये इसका कैसा हो गया, एरिया हो गया यहाँ पे। अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट लूंगा तो उसके ऊपर क्या होगा, ऊपर का जो फ्लूइड है या लिक्विड है उसका जो भार होगा, उसका जो वेट होगा, जो W=mg होता है ना, उससे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे लेयर बढ़ता जाएगा, मतलब अमाउंट फ्लूइड का बढ़ता जाएगा और उसका मास ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। और इसी चीज़ को हम स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख देंगे। स्टेटमेंट में हम लिखने के साथ एक फॉर्मूला भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया जो लिखना जरूरी है। हमने लिखा है यहाँ पे द प्रेशर इन अ फ्लूइड इंक्रीजेज विद डेप्थ। देखिए ये इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ में बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड। अगर फ्लूइड के वेट की हम लोग बात करें यहाँ पे तो ऊपर में रहता है। अब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये स्टैक्ड होता जाएगा उस पॉइंट पे और एक ज़्यादा फोर्स के लगाएगा। क्या लगाएगा, ग्रेटर फोर्स लगाएगा ग्रेविटी की वजह से, है ना। एंड द प्रेशर एट एनी डेप्थ इन ए फ्लूइड का ये फॉर्मूला होता है। ये जो सॉल्व्ड PDF है आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप हमारे ऐप में चले जाना, वहाँ फिजिक्स वाले कोर्स में जाओगे तो एक ऑप्शन वहाँ आपको दिखेगा फ्री डेमो क्लासेस का, उसके अंदर ये हम आपको अपडेट कर देंगे। हमारे VBI क्वेश्चन चले जाना, वहाँ भी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला था P=P0 प्लस ρgh। ध्यान दीजिएगा, एक एक टर्म को क्लियरली मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। जहां P0 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो आपका ऊपर से लग रहा है, हम सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर लग रहा है। रो आपका डेंसिटी है फ्लूइड का और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हमने यहां पर लिखा है, जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर है तो इस तरह का कुछ आंसर होगा यहाँ पे कि द्रव में दबाव गहराई के साथ बढ़ता है क्योंकि ऊपर द्रव का जो भार होता है जैसे इसे गहराई बढ़ती है उस बिंदु के ऊपर अधिक द्रव जमा हो जाता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिक बल लगाता है। किसी द्रव में किसी गहराई पर दबाव P=P0 प्लस ρhg होता है। ये फॉर्मूला जो हमने अभी आपको बताया था द्वारा दिया जाता है, जहां P0 आपका वायुमंडलीय दबाव है, रो आपका द्रव का घनत्व है, G आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है और H आपका गहराई है। इसके रिलेटेड आपके सवाल भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकता है, MCQ भी आ सकता है। तो इस फॉर्मूले और इसके यूज और इसके एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड टू पॉजिटिव चार्जेज प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर
एक लेवल युक्त चित्र बनाएं जिसमें पास पास स्थित दो धन आवेशों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाइए। यानी यह क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में यहां पर आपको बनाना है। तो देखो अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज यहां पर ले लेते हैं, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने के लिए, बहुत सिंपल डायग्राम है ये और बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। देखिए ये हमने प्लस ले लिया और यहां हमने प्लस ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो पॉजिटिव चीजें जो होंगी वो दूर जाएगा, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे आता है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अब ये निकलेगा, लेकिन देखिए दोनों एक ऐसा है ना, सेम चार्ज है तो रिपल्सन भी क्रिएट करेगा। तो भाई अपना अपना तरीका है निकालने का, जैसा ये निकाल ले, अगर इधर से मान लो निकालेगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, बहुत सावधानी से यहाँ पर जाएगा ना ये, अगर यहाँ से जाएगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे करके निकाल दो। ये कुछ इस तरीके का जाएगा। डायरेक्शन कैसा देंगे हम लोग, तो डायरेक्शन यहां पर देंगे कि प्लस से निकल रहा है, ये कैसा निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। ये कुछ इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ये कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहां पर तो पूछ दिया है दो प्लस के बारे में, लेकिन सोचिए अगर ऐसा बोलता कि एक प्लस और एक माइनस होता तो क्या होता। ये आप ट्राई करना, याद रखना, प्लस निकलेगा माइनस पे आएगा। ये मैं आपको ये जो होमवर्क दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये दिया है तो यही देगा। यहाँ पर एक प्लस कर लेना, एक माइनस कर लेना, नहीं समझ में आएगा अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना, ज़्यादा होगा तो गूगल देख लेना, आपको एक से एक डायग्राम मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करना चाहेंगे, ये हमारा सवाल है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, गिव वन एग्जाम्पल। तरंगों के सुपरपोजिशन, जिसको अध्यारोपण भी हिंदी में कहते हैं, इसको अध्यारोपण के नाम से भी जानते हैं, है ना। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, एक उदाहरण दे। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमने दो वेव्स बनाए, टू वेव्स। जो रिटन है ये आपको समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है, पहले हमें समझना है। भाई पहले हम समझेंगे तो दिमाग में आएगा, उससे रिलेटेड पिक्चर बनेगा, तब हम उन चीजों को जो हमने समझा है उसको शब्दों में लिख पाएंगे। ये क्या तरीका है कि हम शब्दों को रट ले फिर हम पिक्चर बनाए, तो गलत है ना, रोबोट थोड़ी ना आप हो, मतलब मोबाइल भी आजकल हैंग कर जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां समझाऊंगा पिक्चर के जरिए यहां पर कि टू वेव्स का अध्यारोपण क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है। देखिए जब हम दो वेव्स लेते हैं, पहले तो वेव क्या होता है आपको मालूम है, हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आपको यहां पर बताया था। मान लो यहां पर एक वेव इस तरीके के लेते हैं, ये हमने एक वेव बनाया, ठीक है, और एक वेव और हम लोग लेते हैं, लेट मी सपोज कि एक वेव यहां पर ले लेते हैं, ये इस तरीके का, मान लो ऐसा ले लिया हमने। चलो ये थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एक इससे छोटा एक ले लेते हैं, ये इस तरीके के ले लेते हैं। दोनों एक जैसा रहेगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। और कुछ इस तरीके का हमने यहां ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा बनकर देखो तैयार हो गया है। अब यहां पर क्या है कि अब यहां पर सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जब टू वेव्स, दो तरंगे आपस में ऐड करते हैं तो एक नया वेव क्रिएट होता है, एक नया इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है, और इस प्रिंसिपल को इस सुपरपोजिशन कहते हैं। हम शब्दों में भी आ जाएंगे, लेकिन पहले समझते हैं बेसिकली ये दो तरीके का काम करता है। सबसे पहला जो होता है वो आपका कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव जिसको संतोषी व्यतिकरण भी कहते हैं, मैं यहां पर आपको लिख देना चाहूंगा। सबसे पहला एक होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए इसको हिंदी में ना संतोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। व्यक्तिकरण नहीं, व्यतिकरण होगा, आई थिंक सो, व्यतिकरण या व्यक्तिकरण कुछ ऐसे ही होगा। इसमें क्या होता है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना, ये जो एम्पलीट्यूड है ये वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका जो सिंपल फॉर्मेट होता है वो ये होता है सुपरपोजिशन का, अध्यारोपण का। सुपरपोजिशन का जो सिस्टम कहता है
y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, कुछ इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। अब इसी में हमें देखना होगा कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, इस तरीके से हमें देखना होगा यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टिव में आ रहे हैं तो जो वेव हमारा क्रिएट होगा इन दोनों ऐड हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो एम्पलीट्यूड है ना वो ऐड हो चुका है। क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऐड हो गया। ये अगर टेढ़ा हो गया हो तो मैं सीधा बना देना चाहूंगा, कुछ इस तरीके का। एम्पलीट्यूड कैसे ऐड हो गया? देखिए इसका इतना है, इसका इतना, इन दोनों को ऐड करके अभी देखिए इतना मिल गया। तो ये जो होता है ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको संतोषी व्यतिकरण कहते हैं। और एक जो हमने अभी आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, अगर डिस्ट्रक्टिव का लेंगे तो ये एक दूसरे कैंसिल कर देगा। अब उल्टा देखिए, ये वाला ऊपर का लेंगे ना, जो ये वाला फेज दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, ये दोनों सेम फेज में है। पहले तो फेज पहचानना भी आपको आना चाहिए, ये और ये सेम फेज में, ये और ये सेम फेज में है। तो ये क्या कर देगा, ये इतना और इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव लेंगे यहाँ पे, सॉरी डिस्ट्रक्टिव लेंगे, अगर डिस्ट्रक्शन मतलब विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण या व्यक्तिकरण जो भी है हम देख लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये और छोटा बन जाएगा, इससे छोटा बन जाएगा। मतलब क्या कर दिया, और कम कर दिया। देख रहे हो, मतलब कैंसिल कर दिया यहां पे। तो इसी को हम लोग आइए शब्दों में देख लेते हैं, सेंटेंसेस में देख लेते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं एक बार पढ़ के केवल बता देना चाहूंगा जो भी चीज है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टेट्स दैट, क्या कहता है? कहता है कि व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप इन स्पेस, जब ओवरलैप करता है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव एट दैट पॉइंट। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर सम में जाता है। एग्जाम्पल, अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करें जिसमें कंस्ट्रक्टिव है, देखिए एक डिस्ट्रक्टिव यहां पर है, ये कंस्ट्रक्टिव है। यहां पे कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, यहां पे जो एम्पलीट्यूड है हमारा, है ना, जो एम्पलीट्यूड है ओवरलैप कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, तो ब्राइट फ्रिंज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव वाले में क्या हो रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। और ऐसे कंडीशन में हमें कैसा मिल रहा है, डार्क फ्रिंज देखने को मिल रहा है। सिंपल सा कुछ चीजें जो हमने केवल आपको समझाया है। अब देखिए हिंदी में भी हम पढ़ के यहां बता देना चाहेंगे आपको। तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जब दो या अधिक तरंगे एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं तो किसी बिंदु पर परिणामी विस्थापन उस बिंदु पर प्रत्येक तरंग के कारण होने वाले विस्थापन का सदिश योग होता है। वेक्टर सम मतलब सदिश योग होता है। उदाहरण के लिए यहां पर देखना चाहेंगे आपके लिए कि प्रकाश तरंगों का जो व्यक्तिकरण है, जहां संतोषी, देखिए संतोषी और विनाशी, ये दो तरह का व्यक्तिकरण देखने को मिलता है। संतोषी व्यक्तिकरण में अतिव्यापित तरंगों के आयाम, जो एम्पलीट्यूड था, ये जुड़ जाता है जिससे एक उज्जवल फ्रिंज देखने को मिलता है। जबकि विनाशी व्यक्तिकरण में आयाम एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, जिससे कि एक अंधेरे फ्रिंज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर सेट में बहुत सही तरीके से आंसर लिखना होगा। आपके पास कितना नॉलेज है ये एक अलग मैटर है, उसके हिसाब से आपको मार्किंग स्कीम नहीं किया जाएगा। आपने अपने कॉपी में, अपने आंसर में किस तरीके से सही तरीके से आंसर लिखा है इस बात पर डिपेंड करेगा। और बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे सेंटेंसेस बनाने में, इसलिए मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप घर पे भी इसका प्रैक्टिस कर सकें। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल और ऐप में दोनों जगह ये सॉल्व पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप घर पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ बात करना चाहेंगे यहाँ पे, सो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाउ डज इट रिलेट टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी उष्मागतिकी का पहला नियम बताएं, यह ऊर्जा संरक्षण से कैसे संबंधित है। ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं यहां पे, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, उष्मागति का पहला नियम क्या कहता है। ये जो लिखा है तो हम लिख लेंगे। ये सिंपल से कहता है कि देखो जो नेचर में एनर्जी होती है ना, वो कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब संरक्षित होता है। ऊर्जा का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ऐसे समझिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा,
आपके घरों में पंखा चल रहा है, तो पंखा अगर चल रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, वो सर्कुलर एनर्जी हो सकता है, वो काइनेटिक एनर्जी में जा सकता है, लेकिन उससे पहले वो कौन सी एनर्जी था? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बनने से पहले वो हीट एनर्जी होगा, जहां से कोयला जल रहा होगा, आ रहा होगा, बहुत तरह, मतलब एनर्जी आप देख रहे हैं बस एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और ये बिल्कुल कड़वा सिद्धांत है, आप मानना ना मानना इंसान का नेचर है, समझना ना समझना वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जितनी चीजें हैं सब केवल कन्वर्ट हो रहा है, ना बन रहा है ना ही उसका खत्म हो रहा है, ये बस कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन स्टेट करता है डेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बाहरी दीन दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है, मतलब ना हीट अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर जाएगा, और ना ही किसी प्रकार का मास यानी पार्टिकल का एक्सचेंज होने वाला है। तो ये क्या होता है? कंजर्व होता है। इस बात का ध्यान देना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिकली अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम की बात करूं तो ये हमारा कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। डब्लू का बहुत बड़ा रोल होता है इसके साइन में। फिजिक्स का जो साइन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है और केमिस्ट्री का अलग हो जाता है। सेम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर पढ़ना है, बच्चे दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग इज ओके, चाहे वो डेल्टा यू हो क्यू हो, बट चेंज होता है डब्लू में। जहां केमिस्ट्री के अंदर मैंने ट्रिक आपको बताया था अपने कोर्स में या नॉर्मल वीडियोज में आपने देखा होगा कि अगर हम कहते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है ना, आप खुद काम कर रहे हैं तो आपका लॉस हो रहा है, आप खुद कोई सामान खरीदे आपका लॉस हो रहा है, यानी वो माइनस में जाएगा। ये केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर आपको कोई दे रहा है, भाई आपने किसी मतलब कोई आपके मामा चाचा कोई हैं जो आपको कोई गाड़ी गिफ्ट कर दिया, कोई मोबाइल गिफ्ट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है? ऑन द सिस्टम आपके ऊपर काम किया जा रहा है, आपको प्लस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डब्ल्यू क्या होगा? प्लस होगा। बट फिजिक्स में उल्टा होता है, जहां केमिस्ट्री में बाई द सिस्टम में माइनस होता है, वहीं यहां पर बाई द सिस्टम में डब्ल्यू प्लस हो जाता है। और अगर ऑन द सिस्टम करते हैं, जहां वहां माइनस था यहां प्लस हो जाता है। तो केमिस्ट्री का एक का ध्यान रखो, दूसरे अपने आप फिजिक्स का उल्टा समझ में आ जाएगा। सो डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या होता है? हीट होता है, हीट एडेड टू द सिस्टम, क्योंकि प्लस में है, प्लस में मतलब हीट को ऐड किया गया, माइनस होता है मतलब हीट को रिमूव किया गया, मतलब वहां से रिलीज किया गया, यहां तो एब्जॉर्ब हुआ है। और डब्ल्यू क्योंकि माइनस में दिख रहा है तो क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम। पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो हमें एक बात समझ में आएगी कि जी यहां पर हम देखिए ध्यान से, तो W इज इक्वल टू यहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेल्टा U प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यहाँ एलोबरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा, जो ये बताता है कि अगर सिस्टम में आपने हीट को ऐड किया है तो या तो वो इंटरनल एनर्जी में काम करेगा या तो वो वर्क के रूप में काम करेगा। और यानी कि जो आपने हीट दिया, जो एनर्जी दिया है, वो कहीं नहीं जा रहा है, उसी सिस्टम के अंदर है, कंजर्व है यहां पर। सो दिस लॉ डायरेक्टली रिलेट टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अफर्मिंग दैट द एनर्जी एडेड टू ए सिस्टम, देखो यहां पर एनर्जी एडेड टू ए सिस्टम थ्रू हीट के जरिए इधर इंक्रीज और इंटरनल एनर्जी, या तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा या फिर इसके सराउंडिंग में वर्क में काम करेगा। भाई सिंपल सी बात है, आपको 10 लाख रुपया दे दिया गया है, अब या तो आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे या तो आप किसी काम में खर्च कर देंगे, यही दो काम होगा। बट पैसा तो आप ही के पास है, लेन देन तो उतना ही है। आपको 10 लाख दिया गया तो 10 लाख ही रहेगा, 5 लाख तो नहीं बन जाएगा ना, 15 लाख तो नहीं बन जाएगा ना। आप इस बात को समझिए यहाँ पे। तो ये जो चीजें हैं वही एनर्जी कंजर्वेशन पर है। और यहाँ पर देखिए हमने इसी को हिंदी में भी दिया है। बहुत मेहनत लगता है हिंदी के शब्दों को ढूंढने में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के शब्द यहाँ पर लिखना है। एनसीईआरटी में कुछ शब्द अलग हैं, बाकी गूगल करेंगे वहाँ अलग मिलेगा, बट एनआईएस की बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हिंदी के शब्दों की हम बात करें तो वहाँ फिर एनआईएस की बुक्स को खोल के पढ़ना पड़ता है कि इसके क्या शब्द आ रहा है। देखिए यहाँ पर कहता है कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, इस नियम के अनुसार
किसी पृथक प्रणाली, जो आइसोलेटेड सिस्टम था ना, किसी पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थिर होती है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। सेम फॉर्मूला गणितीय रूप में हम दिखाएंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जहां डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है क्योंकि डेल्टा लगा है जो चेंज यानी परिवर्तन को बताता है। क्यू आपका प्रणाली में जोड़ी गई उष्मा यानी निकाय, प्रणाली बोलते हैं, निकाय बोलते हैं सिस्टम को। हमने यहां पर दिया है डब्ल्यू प्रणाली पर किया गया काम, निकाय पर किया गया काम। यहां पर आइए, यह नियम सीधे ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है और यह पुष्टि करता है कि किसी निकाय को दी गई ऊर्जा उष्मा के माध्यम से या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है या उसके परिवेश पे कार्य करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, जो पूरा सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर इस सेट को और भी प्लेलिस्ट हमारा है फिजिक्स का, जिसमें बहुत सारे वीडियोज हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, अगर आप उसे देखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा। और बाकी सिलेबस के लिए किसी को पढ़ना है तो हमारे कोर्स में जाए, बहुत सारे कॉम्बो पैक ऑफर वगैरह उसका लाभ ले सकता है वो। यहाँ देखिए आगे आते हैं, यहाँ पे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज यूजिंग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम का उपयोग करते हुए दो बिंदु आवेशों के बीच के बल के लिए व्यंजक उत्पन्न करें। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये डेरिवेशन का क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं दो वीडियो जब तक मैं बना चुका हूं अभी तक, एक डब्ल्यू थ्योरम जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और एक उससे पहले एफ इज इक्वल टू एम ए का हमने डेरिवेशन सेपरेट वीडियो बनाया था, और वो आपको फिजिक्स के लेक्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप जाके देख लेना। आइए यहाँ एक नया डेरिवेशन है, थोड़ा पानी पी लिया जाए, गला सूख जाता है बोलते बोलते। अब ये मान के चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुका है। आपको हर क्वेश्चन को ऐसे ही सोच के पढ़ना है कि भाई ये वाला ना क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है और हम एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके माइंड के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। तो आपका माइंड जो हेल्प लेता है ना, किताबों की हेल्प लेता है और बाकी सारे फॉर्मूला और आंसर शीट की हेल्प लेता है, तो उससे वो हटकर आपका माइंड सोचेगा कि नहीं, बिना किसी सपोर्ट के हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए बेसिकली क्या कहता है, मान के लिए Q1 है, एक चार्ज है, और मान के लिए Q2 एक चार्ज है, नहीं कुछ तो पॉजिटिव ही मान लेंगे यहाँ पे। अब देखिए अगर अपोजिट चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। और अगर सेम नेचर का होगा, एक जैसा आवेश होगा, एक जैसा चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा, तो रिपल्सन, ठीक है, अपोजिट वाले में आकर्षण और एक जैसे वाले में प्रतिकर्षण। और ये मान के डिस्टेंस किस पे है, तो यहाँ सेंटर से ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस जो है ये मान लो r डिस्टेंस पर है। इस तरीके से हमने ये बना दिया यहाँ पर, और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो F है। अब या तो ये फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, अट्रैक्शन वाला फोर्स हो सकता है, रिपल्सन का हो सकता है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर यहाँ पर। तो पहले हम कुछ चीजें यहाँ पर लिख लेते हैं डिराइव करने से पहले। लेट 2 पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2 are situated at a distance of r and force acting between them is F। उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F है। यहाँ पे हिंदी में भी हम वही सिंपल सा फंडा लिखेंगे, माना कि दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच लगने वाला जो बल है वो F है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, माना कि दो आवेश Q1 और Q2 माना कि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और
उनके बीच लगने वाला, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते थे एंड द फोर्स, यहां ब्रैकेट में ट्रैक्शन और रिपल्सन ब्रैकेट में लिख सकते थे, उनके बीच लगने वाला बल एफ है ना, हमने ये लिख दिया यहाँ पे। तो हमने खाली यहाँ पर ये लाइन लिखा है, देखो इसलिए मैं हर क्वेश्चन पे लिख दिया था, वरना मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, बेवजह आपका टाइम खराब होगा। तो अब यहाँ पर क्या करता है, कूलॉम के नियम के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, है ना, कूलॉम के नियम के अनुसार बाकी मैं लिख देता हूं, बाकी आप लिख लेना अपने शब्दों में। सबसे पहली चीज ये क्या करता है कि जो एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, इसको इंग्लिश में लिखेंगे द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेज, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभी लिख लो, मैं बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा तो लंबा टाइम चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या यहां पर बोलेंगे, और ये जो बल होता है ये क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, और यह बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग, और इससे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 से, यहां इक्वेशन छूट गया है, ये दोनों कैसा हो जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए एक हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी स्थिरांक हम लोग लेंगे जो K होगा यहाँ पे, और यहाँ हम ले लेते हैं यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर जहां K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई साइलेंट नॉट होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। ये पूछता है यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। यूनिट्स आप यहां से निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। कैसे निकाल रहे हैं मैं आपको अगले पेज में क्लियरली करके यहां पर दिखाना चाहूंगा। हाँ देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ले रहे हैं, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। अब समझने वाली बात ये है कि ये है न्यूटन में, ये अपना हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, और ये दोनों कूलम और कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो आपको देखने को मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मेरे 12th बोर्ड एग्जाम में इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी गई थी, जो होता है K इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इप्सिलॉन नॉट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब कैसे इसका यूनिट वगैरह लिखेंगे, यहाँ पर यूनिट का क्या सिस्टम है, तो यही से निकाल लो यहाँ पर यूनिट के लिए। देखो इस फॉर्मूले में से इप्सिलॉन नॉट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 बाई 4 पाई K आ जाएगा, यानी K आ गया नीचे, तब ये सब उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये सब उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, यानी हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, ऐसा बोल सकते हैं, पर मीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसके यूनिट में हम डाल सकते हैं, दे सकते हैं। तो हालांकि इतना कोई जाता नहीं है, लेकिन वैल्यूज के साथ हमने आपको डिराइव करके पूरा बता दिया है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है जो हमने इस तरह से डिराइव किया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफी आसान होते हैं, और आपके एग्जाम में आपको सही तरीके से यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पे, और हमारा अगला सवाल है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, यानी धारा वहन करने वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक व्यंजक उत्पन्न करें। यहाँ पर हमने ये सारा लिख लिया है ताकि मुझे हिंदी और इंग्लिश ऐसे ट्रांसलेट करने में ज़्यादा समय ना खराब हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। एक सर्कुलर लूप ऐसा बनाएंगे जैसे हम मान के चलेंगे
ये हमारा एक ऐसा सर्कुलर लूप है कुछ इस तरीके का, देखिए ऐसा। कलर मेरे को चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियरिटी आप लोग के लिए और अच्छा से बना रहे। तो हमने एक इस तरीके का सर्कुलर लूप बनाने की कोशिश किया जिसमें इस तरीके से करंट आ रहा हो, ठीक है। मान लो इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट यहाँ आई है, और हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। कहाँ पे? इसके सेंटर पे, यहाँ पे मानते हैं इसका सेंटर O है। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R होगा। पहले ही रेडियस हमने R मान लिया है। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा सर्कुलर लूप है जो कंडक्टर का है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रहा है, वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। हम ये मान के चलते हैं। तो भाई अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके चलेंगे, ये काफ़ी टच होता है, तो हमने फिर भी दूर दिखा दिया यहाँ पे। तो एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं एलिमेंट DL मान लेते हैं, और यहाँ एंगल कितना क्रिएट हो रहा है? 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो है पहले तो यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे कि कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R कैरिंग अ करंट I, द लूप में बी कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स। ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट्स से टुकड़ों टुकड़ों से बना है। माना कि R त्रिज्या का एक चालक तार का बना वृत्ताकार लूप है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही लूप की परिधि अनेक अल्पांशों से मिलके बनी है। तो नेक्स्ट वाले में यहां पर हम आएंगे, तो अब यहां पर ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट O, यहां पे हमें पता करना है ड्यू टू वन करंट एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की वजह से। मान लो छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले रहे DL की वजह से। इन इस वृत्ताकार के केंद्र पर O पर एक अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बायोट सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, बायोट सावर्ट्स लॉ बहुत बच्चे मिस्टेक खा जाते हैं, इस फॉर्मूला को याद नहीं कर पाते हैं। मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जब मैंने पूरा कोर्स डिजाइन किया था, तो जब मैं लाइव क्लास लेता हूं तो वहां पर भी हमने चीजों को बताया, तो मैं बताता रहता हूं। मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक है। ट्रिक ऐसा है कि अगर आपको B चाहिए और ये कुछ इस तरीके का है, तो ऐसे लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ध्यान सुनिएगा, म्यू नॉट। अच्छा पहले ट्रिक बता दें, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर ट्रिक आपको बताएंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। एक काम करो, इसको अलग ही लिखो। ये कुछ इस तरह का ये फॉर्मूला होता है। पहले तो फॉर्मूला देख लो ध्यान से। अब इसका ट्रिक देखो कैसे होगा। ट्रिक ऐसे आएगा, यहां ट्रिक में साइड में यहां ट्रिक लिख देता हूं मैं। ट्रिक ये है कि एक बेटा है, ठीक है, बेटा B से आ जाएगा। म्यू नॉट मतलब माँ है, ठीक है, और माँ ने इडली डोसा बनाया है। क्या बनाया? इडली। इडली आइडियल इडली साइन थीटा मतलब साथ में इडली साथ डोसा। अब डोसा कैसा दिखता है? मैं लिख तो देता हूं डोसा, लेकिन दिखता कैसा है? डोसा ऐसा दिखता है ना, ऐसा, ऐसे ही दिखता है ना, ऐसे गोल गोल टाइप का डोसा बनता है यहां पे। इसके लिए 4 प्यारे ऋतुराज, ये ट्रिक है हमारा। देखो ध्यान से, अपना मां से ना यहां पर म्यू नॉट आ गया, इडली से IDL आ गया, इससे इन दोनों से क्या आ गया? साइन थीटा आ गया यहां पे। 4 प्यारे से पाई, ठीक है, और इस R और इस R से R स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया कि बेटा ने यहाँ B आ गया बेटा से। ये हमारा ट्रिक बन के तैयार हो गया कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। से और भी सारे ट्रिक, इतना बढ़िया मैंने इस चैप्टर को ट्रिक में बताया है कि मतलब आप 5 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए तो हमारा कोर्स इतने कम समय में बच्चे पढ़ते हैं और अच्छा स्कोर कर लेते हैं, याद रहता है इन ट्रिकों की वजह से, और समझना भी है। तो भाई ये चीजें हमने यहाँ पर लिखी है कि भाई एक एलिमेंट की वजह से यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना, ये ट्रिक अपना साइड में लिख लेना, यहाँ थोड़ी एग्जाम में लिखोगे। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि अगर मैं इसको पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा IDL, क्या लिख रहा हूं मैं भी, IDL साइन 90 डिग्री अपॉन
आर बड़ा है ना तो बड़ा ही लिखो यहाँ पर आर स्क्वायर, और ये भी मैं लिखता हूँ आर स्क्वायर। यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, आप सभी जानते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और नीचे आ गया आर स्क्वायर। ये अपना एक एलिमेंट की वजह से निकला है। किसकी वजह से निकला है? एक एलिमेंट की वजह से निकला है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे, मानते कि नहीं मानते हो? बोलो, बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना, छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो इन सारे एलिमेंट को जब इकट्ठा करेंगे तो इसका ये कैसा बन जाएगा? सरकमफ्रेंस बन जाएगा, यानी इसकी परिधि बन जाएगी। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि धारा के सभी तत्व अगर वृत्ताकार लूप के केंद्र से समान दूरी पर है, आर पर है, तो कैसा बन जाएगा? तो यहां हो जाएगा ये b इज इक्वल टू, ठीक है, b इज इक्वल टू, और हम जो छोटा छोटा b अभी हम निकाल रहे थे ना, db, यहां पे देखो बेसिकली छोटे छोटे लूप की वजह से आप चाहो तो यहाँ db लिख लो, यहाँ db लिख लो, यहाँ पे आपको लगता है तो यहाँ db लिख लो, स्मॉल d के हिसाब से। यहाँ पर d छोटे के लिए आता है, यहाँ पे आपकी इच्छा है। तो अगर मान लो कि पूरा b चाहिए तो समेशन करना होगा ना इस db का। अब समेशन के लिए क्या हो जाएगा? वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये आर स्क्वायर। समेशन का मतलब सम करना होता है, तो सम किसका होगा? डीएल वाले एलिमेंट का ही तो होगा यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, नीचे आर स्क्वायर, और इसका ये समेशन हो जाएगा डीएल का। डीएल का समेशन होगा ये 2 पाई आर में कन्वर्ट करके आपको दे देगा सर्कल का जो होता है यहाँ पे। यानी यहाँ पर हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और इसका जो अगर हम 2 पाई आर के हिसाब से इसको अगर हम सेट करना चाहें यहाँ पे, डीएल को अगर आप यहाँ ब्रैकेट में देना चाहो तो लिख दो, छोटा छोटा टुकड़ा जुड़ेगा तो ये 2 पाई आर के बराबर वैल्यू यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, और नीचे तो आपका आर स्क्वायर है, और ये वाला आ गया आपका 2 पाई, और ये आर आ गया यहाँ पे। यहाँ से देखो ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जो है ये 2 इस 2 को भी कैंसिल कर देगा यहाँ पे, ये आर इस आर को भी कैंसिल कर देगा, और हमें जो ओवरऑल यहाँ पर मिलेगा देखने को, यानी यहाँ मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ऊपर तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा क्या? 2r। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा, क्योंकि सारा यहाँ पर हट चुका है, यहीं पर बच गया है। अब ये सिंगल लूप के लिए है, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर सिंगल लूप। आप ऐसा लिख देना कि ये सिंगल लूप के लिए, मैं यहां लिख देता हूं। आप ऐसे एग्जाम में मत लिखना इस तरीके से, आप ऐसा लिखना कि यह एक सिंगल लूप के लिए, या ये एक लूप के लिए, हिंदी में ऐसा लिख लेना। इफ वी हैव n टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल का n टर्म्स होगा, मान लो हमारे पास कॉइल के n टर्न्स है, तो यहां क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या एन म्यू नॉट आई जो लिख लो, और ये 2r आ गया। और इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा इसके सेंटर पे जो फॉर्मूला आएगा हमने डिराइव कर लिया है। आगे क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पे काम करता है कि एक तरफ प्राइमरी कॉइल होते हैं, दूसरी तरफ सेकेंडरी कॉइल होते हैं। ये अपना इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, दोनों कभी भी कनेक्ट नहीं होते हैं। बीच में पैरेलल लाइन दिया गया है जो इंडक्शन को दिखाता है, यानी कि यहाँ इनपुट है, इधर हम करंट देंगे, इन कॉइल्स की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस करंट डेवलप होगा जो हमारे घरों में आएगा। तो समझने वाली बात यह है कि प्राइमरी वाले में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है, आ जाता है। लेकिन क्योंकि हमें ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना है जो वोल्टेज घटाने वाला हो, तो इसलिए यहाँ पर टर्न्स की संख्या क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और बेसिक बात है, अगर टर्न्स की संख्या कम होगी तो इधर वोल्टेज भी कम आएगा और उधर कम वोल्टेज सप्लाई होगा। और इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को रिड्यूस टू अ लोअर आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वाले को आउटपुट में कम करता है। इनपुट ने आया अच्छा खासा बट आउटपुट में कम हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी
इसको लपेटा जाता है कॉमन कोर से। द प्राइमरी विच हैज मोर टर्न्स, इसके पास क्या होता है, ज्यादा टर्न्स होता है, रिसीव करता है इनपुट वोल्टेज। सेकेंडरी जिसके पास केवल कुछ ही टर्न्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है रिड्यूस वोल्टेज। और जो वोल्टेज का रेशियो का फॉर्मूला है वो ये वाला होता है, जिसमें होता है Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। Vs आपका सेकेंडरी वोल्टेज है, Vp आपका प्राइमरी वोल्टेज है, Ns नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इससे रिलेटेड सवाल भी पूछा जाता है जो हमने MCQ क्वेश्चंस ऑलरेडी किया है। इसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है और लिखा है कि वोल्टेज घटाने वाला ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को कम आउटपुट वोल्टेज में कम करता है। इसमें दो कुंडलियां होती है, प्राथमिक और ये कौन सा होता है, द्वितीयक, जो एक सामान्य कोर पर लिपटी होती है। अधिक टर्न वाली प्राथमिक होती है जो इनपुट प्राप्त करती है, कम टर्न वाली द्वितीय कुंडली होती है जो कम किया गया आउटपुट वोल्टेज प्रदान करती है। प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज के बीच का अनुपात हम निकालेंगे तो इस तरीके से निकलता है। और यहां आपको पता है Vs द्वितीय वोल्टेज, Vp प्राथमिक वोल्टेज, Ns द्वितीयक कुंडली के टर्न की संख्या और Np प्राथमिक कुंडली के टर्न की संख्या। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा अगला सवाल है, व्हाई इज द स्काई ब्लू, स्काई क्यों ब्लू है एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनन बिहाइंड इट। देखिए बेसिकली जो स्काई ब्लू होता है ना, जैसे पढ़ते हैं विब गियोर, तो विब गियोर में विब गियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, स्टार्टिंग के 3 कलर है जिसका वेवलेंथ कम होता है और सबसे ज्यादा स्कैटर्ड वायलेट कलर होता है। लेकिन हमारा जो आईज है वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए वायलेट कलर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, हमें ब्लू दिखाई देता है। तो यहाँ एक रूल चलता है, रेलिस स्कैटरिंग होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब सनलाइट एंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वहां कोलाइड करता है मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। जो शॉर्टर वेवलेंथ है जैसे कि आपका ब्लू कलर, वायलेट कलर, ये स्कैटर्ड बहुत ज्यादा होता है किसके मुकाबले, रेड एंड ऑरेंज के मुकाबले। क्यों, क्योंकि दे आर क्लोजर इन साइज, साइज में थोड़े से छोटे होते हैं तो एयर पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाते हैं। हमारी आंखें जैसा मैंने बताया ज्यादा सेंसिटिव होता है ब्लू लाइट के लिए और ज्यादातर वायलेट लाइट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अपर एटमॉस्फेयर में, इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है आकाश रेले स्कैटरिंग कारण नीला दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह अणुओं और छोटे कणों से टकराता है। प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य नीला और बैंगनी को लंबी तरंगदैर्घ्य लाल और नारंगी की तुलना में अधिक विक्षेपित किया जाता है क्योंकि वे वायु में अणुओं के आकार के करीब होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वे टकराएंगे तो ज्यादा विक्षेपित होंगे और हमारी आंखें नीले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और ऊपरी वायुमंडल द्वारा अधिकांश बैंगनी प्रकाश अवशोषित हो जाता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। देखिएगा बहुत सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ CV²। जो हमारा C दिया हुआ है इसको कन्वर्ट कर देंगे फैरेड में, यानी हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 फैरेड और ये हो जाएगा 12 वोल्ट का स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 एनर्जी तो आपका जूल में ही आना है इंटू 5 × 10⁻⁻6 इंटू 12 × 12, इसको आप 6 टाइम कर दो और आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका कितना हो गया, 30 हो गया, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई -6 और ये आपका जूल हो गया सिंपली। और इसको करेंगे ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 जूल। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से 3.60 मल्टीप्लाई 10⁻2 क्योंकि 100 बनेगा और ये 10⁻6। साइंटिफिक नोटेशन देना बहुत ही जरूरी होता है, तो ये आ जाएगा 3.60 इंटू ये 10⁻4 जूल और ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 37 तक सक्सेसफुली इन सवालों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सोल्व किया है। अब आपकी बारी है इन सवालों को, इन नोट्स को डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे ऐप से, घर पे प्रैक्टिस कीजिए और मेरा विश्वास है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। मिलेंगे आगे के और क्वेश्चंस में जो लंबे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है जिसको डिटेल में बताएंगे कैसे लिखा जाता है। तब तक आज की सेवा यहीं तक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।